हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 7। ये है हमारा देश भारत। इसमें हम भारत के बारे में उसके जो भी उच्चावचीय भौतिक विभाजन बांटा गया है, जो भी इसके उच्चावचीय लक्षण हैं, जो यहाँ की विशेषताएं हैं धरातलीय, कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं सागर, नदियां, झीलें, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि जो हमारा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में 7वें स्थान पे आता है। यानी बहुत कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से एक बड़े राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है और उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। यानी भारत के उत्तर में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाती है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिलता है और जो हिंद महासागर का नाम पड़ा है वो भारत के नाम पे ही उसका नाम हिंद महासागर पड़ा है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पे पड़ा है। देखिए भारत का जो हम देखते हैं प्रायद्वीप के तटों पे लहराते हैं, यानी जो हिंद महासागर है उसका जल भारत के प्रायद्वीप के तट पे लहराता है। प्रायद्वीप भारत है, जो भारत का दक्षिणी भाग वो एक प्रायद्वीप के रूप है। प्रायद्वीप का रूप क्या होता है या प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे उसका फैक्ट्स दिया है कि प्रायद्वीप जो होते हैं ये स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, अर्थात वो कुछ नुकीला या फिर आकृति का होता है। यानी इस प्रकार का कुछ आकृति होता है जो भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यानी ये जो होता है 3 तरफ से जल से घिरा होता है, तो इस प्रकार की आकृति को वह 3 तरफ से जल से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप के नाम से उसे हम जानते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका उत्तर से दक्षिण में हम लंबाई की बात करें तो कितना विस्तार है, तो ये उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका जो विस्तार है ये है 3200 किलोमीटर है। और इसका हम यदि पूर्व से पश्चिमी विस्तार देखें तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यानी गुजरात में जो पड़ता है वहां तक इसकी जो लंबाई है वो हो जाएगी 2900 किलोमीटर तक है। भारत में हमें ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं जितने भी द्वीप समूह हैं इन सब के स्थल रूपों की विविधता को हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे यहाँ की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत विविधता या भिन्नता हमें देखने को मिलता है। इस भिन्नता में भी हमें क्या पाते हैं? एकता। यानी जलवायु विविधताएं, भाषाई, प्रजातीय, धार्मिक, इन सारी विविधताओं के बावजूद भी भारत में हमें एकता देखने को मिलता है। सभी धर्म के लोग, सभी जलवायु क्षेत्रों के लोग एक होकर के निवास करते हैं यहाँ पे। और ये एकता जो है ये हमारी परंपराओं में भी दिखती है। यही कारण है कि हम क्या है एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं इतनी विविधताओं के बावजूद भी। देखिए वर्ष 2011 के अनुसार देखा जाए, इस डाटा सेंसस के अनुसार तो भारत की जो जनसंख्या है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और चीन के बाद विश्व का जो है दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है 2011 के अनुसार। लेकिन वर्तमान समय में जो भारत है अपनी जनसंख्या बहुत अधिक करने की वजह से अब विश्व में ये प्रथम स्थान हासिल कर चुका है। आगे इसकी स्थिति देखते हैं हम। इसका अक्षांशीय देशांतर विस्तार देखते हैं किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि उत्तर दक्षिण की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री है, ये उत्तरी जो कर्क रेखा है ये लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है ये हमें देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है जिसे कह सकते हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच इसका पूर्व पश्चिमी देशांतरीय विस्तार देखने को मिलता है। अगर विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो इसकी स्थिति हो जाएगी पूर्वी गोलार्ध में। देखिए बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के जो दो छोर पे स्थित स्थानों के जो स्थानीय समय में है बहुत
अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी पे स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। यानी हम देखें तो भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी देशांतरी विस्तार है, इसमें हमें 2 घंटे का लगभग 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिल जाता है। जैसा कि हम पढ़ा है पहले कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। यानी यदि 1 डिग्री देशांतरीय कोई अधिक देशांतर पड़ रहा है तो उसमें हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा और 15 डिग्री देशांतर पूरा करने के लिए हमें 1 घंटे का उसमें अंतर देखने को मिलेगा। देखिए हम देखते हैं कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा जो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में हमें सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले उदय होता दिख जाता है। यानी 2 घंटे पहले वहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। और हम जैसा कि आगे पढ़ भी चुके हैं कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसी से हमारा जो भारत का है स्थानीय मानक समय का निर्धारण होता है और यही पूरे देश में भी लागू होता है। तो इसे यामोत्तर का भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। इस यामोत्तर द्वारा और प्रत्येक देशों में इसी विधि द्वारा यानी वहाँ का एक जो मानक यामोत्तर मानते हैं, उस मानक यामोत्तर द्वारा उस देश का स्थानीय समय निर्धारित किया जाता है। आइए हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। देखिए किन किन देशों से इनकी सीमाएं साझा की गई हैं। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इधर चीन हो गया, ये पाकिस्तान भी यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। पाकिस्तान के साथ यहाँ से अफगानिस्तान के भी कुछ सीमा साझा कर रहा है। फिर चीन, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ये नेपाल आप लोग देख रहे हैं और फिर ये इस साइड पूर्वी साइड इसका म्यांमार भी भारत से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 7 देश इसकी स्थलीय सीमा साझा कर रहे हैं भारत से, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। इधर श्रीलंका भी तो लेकिन कुछ जल संधियों द्वारा अलग है थोड़ा भारत से। आइए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। जैसे हम 7 देश अभी देखें कि वो स्थलीय सीमाएं, उनकी स्थलीय सीमाएं हैं और यहाँ दे रहा है कि जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। तो यहाँ दिया है कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये भारत से स्थलीय सीमाएं साझा नहीं करते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यानी हम अभी देखें यहाँ पे हमें पाक जल संधि देखने को मिल जाएगा। ये जो भाग है यहाँ सकरा, ये कहलाता है पाक जल संधि। इसी द्वारा क्या होता है कि भारत और श्रीलंका दोनों अलग होते हैं। आगे हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। देखा जाए तो प्राकृतिक विभिन्नता भी भारत में बहुत है। इसकी स्थलाकृति, प्राकृतिक जलवायु, वनस्पतिक, ये सारी विविधताएं देखने को मिलेंगी। तो आइए इसको हम देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, हम सब जानते हैं। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए भारत को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में यह आंकड़ा कुछ चेंज हो चुका है। तो वर्तमान समय में हमें भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये भारत का प्राकृतिक विभाजन है। ये नदियों का विभाजन दिया गया है, इसमें नदियों को दर्शाया गया, स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है इसमें। तो इसको हम आगे चलते हैं, इसको छोड़कर आगे हम देखते हैं। देखिए भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है। राज्यों का निर्माण हम देखें भारत में तो मुख्यतः जो आधार बनाया गया है राज्यों के निर्माण का वो है भाषाओं, यानी भाषाओं को आधार मुख्य बनाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वह राजस्थान है तथा सबसे छोटा राज्य देखें तो वो है गोवा। यानी गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इन राज्यों को क्या बांटा गया है? राज्यों को जिलों में बांटा गया है। आइए हम इसके भौतिक विभाजन को देख लेते हैं। देखिए भारत में पाई जाने वाली आकृतियां हैं, ये विभिन्न प्रकार की हैं और जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, यानी भौतिक आकृतियों को उत्तर में हमें बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम आलय यानी 2 शब्दों से बना हिम और आलय। हिम का मतलब होता है हमें देखने को मिलेगा बर्फ, यानी हिम यानी हम बर्फ से तात्पर्य है इसका। वह आलय मतलब घर है, ये घर का परिवाची है या कह सकते हैं निवास स्थान। तो यानी हिमालय यानी जो कि बर्फ का बहुत बड़ा निवास स्थान है या बर्फ वहाँ पे हमेशा जमा रहते हैं। देखिए हिमालय जो पर्वत है इसको 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तर में हमें देखने को मिलेगा बृहद हिमालय या इसे हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में हमें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर देखने को मिलेंगे। फिर आता है नीचे मध्य हिमालय यानी ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से जो लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं जहाँ पे हम घूमने या पर्यटन के लिए लोग जाते हैं, ये हमें
मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। आप सोच सकते हैं बहुत सारे इसमें सुंदर-सुंदर स्थान हैं। आप लोग इसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल ये सारे बहुत प्रसिद्ध नाम हैं जो कि लगभग सब लोग जानते ही हैं कि ये बहुत अच्छे हैं पर्यटन की दृष्टि से। और शिवालिक जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। देखिए हिमालय के दक्षिण में हमें भारत का उत्तरी मैदान देखने को मिलेगा। ये मैदान की विशेषता है कि ये बहुत समतल है, वो सपाट है, यानी धरातल यहाँ का बिल्कुल समतल है। और इस मैदान का निर्माण हुआ है किससे? इसमें लाए गए जैसे सिंधु नदी मुख्य है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो उत्तर का मैदान जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सिंधु नदी थोड़ा पश्चिम में जाके अरब सागर में गिरती है तो ये पश्चिम में, और इसका सिंधु नदी का जो मैदानी क्षेत्र है अधिकांशतः हमें पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। तो इसमें से गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है भारत में अधिकांशतः देखने को मिलेगा। और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से इनका मैदान का निर्माण हुआ है। यानी मुख्य नदियों के साथ साथ उनकी जो सहायक नदियां हैं वो भी उनके मैदान के निर्माण में सहायक हैं। देखिए नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ हैं और उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या का अधिक घनत्व है। यानी यदि हम ऊंचावाचीय दृष्टि से देखा जाए तो मैदान में ही विश्व का, पूरे विश्व में ही, पूरे संसार में भी कहीं भी जो मैदानी क्षेत्र है वहीं पे जनसंख्या का घनत्व हमें अधिक देखने को मिलेगा। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यह बिल्कुल शुष्क है, गर्म तथा रेतीला स्थल है और यहाँ की वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यानी शुष्क है तो वर्षा बहुत आवश्यक होती है वनस्पति के वृद्धि के लिए, तो इसलिए यहाँ पे वनस्पति की मात्रा बहुत कम देखने को मिलता है। आगे है कि उत्तरी मैदानों के दक्षिण में हमें प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है, ये मुख्य है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, जिसका नाम है जो अरावली तो पुराना हो गया। फिर इसमें और भी श्रृंखलाएं हैं जैसे बिंध्य एवं सतपुड़ा, ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर ही नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। यानी कहें कि विंध्याचल और सतपुड़ा, इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में से नर्मदा नदी बहती है और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। और उसमें फिर ये अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती हैं। तो पश्चिम की तरफ बह रही है तो भारत के पश्चिम अरब सागर है, तो मुहाना इनका अरब सागर में बनाती हैं। इस प्रकार के जो पश्चिम में जो पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, इसी पठार के पश्चिम में जो पश्चिमी घाट है इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसका एक विशेष नाम है, कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट का सह्याद्री। फिर पूर्वी घाट में स्थित है। तो ये पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि जो पूर्वी घाट है बीच बीच में क्या है, टूटा फूटा है, वो असमान है। और ये जो पठार है ये पठार बिल्कुल खनिजों से बहुत परिपूर्ण होते हैं। इसमें हमें कोयला व लौह अयस्क ये प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? देखिए ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा ये नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। यदि सहायक नदी देखा जाए तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है, यह कहलाती है क्या? सहायक नदी। ये अपने जल को मुख्य नदी में क्या करती है? विसर्जित कर देती है। यानी उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां आकर उसमें मिल जाती है, वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। देखिए ये भी मुख्य तथ्य है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां जो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो सुंदरबन का डेल्टा ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको याद रखिएगा। इस डेल्टा की जो आकृति है त्रिभुजाकार है और डेल्टा जो है स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पे बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तो उस जगह को नदी का क्या, मुहाना भी कहा जाता है। और मुहाना के ही समीप ये नदियां जो है डेल्टे का निर्माण करती हैं। आगे देखिए पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं, क्योंकि नदियों के जो जाती हैं और अपने मलबे द्वारा वहाँ पे तटवर्ती मैदानों का निर्माण भी करती हैं। इसमें यह मुख्य तथ्य है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है काफी सकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान क्या है, हमें देखने को मिलेंगे चौड़े, अपेक्षाकृत चौड़े, यानी पश्चिमी तट की अपेक्षा जो पूर्वी तट की मैदान है वो चौड़े हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी नदियों मतलब जो भी अधिकांशतः नदियां हैं वो हमें बंगाल की खाड़ी में गिरती हुई देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में ही अपना मुहाना बनाती हैं, तो इसमें इसी तट पे अपना निक्षेप अधिकांशतः करती हैं। तो इसलिए हमें जो पूर्वी तट है भारत का, तो वो उसकी चौड़ाई अधिक है पश्चिमी तट की अपेक्षा। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे इसमें मुख्य नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। ये नदियां अपने मुहाने पे उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं।
बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे सुंदरवन डेल्टा स्थित है। इसमें हम देखते हैं सुनामी। सुनामी क्या है? देखिए ये तो कविता लिखा हुआ है। देखिए जो सुनामी होता है ये बिल्कुल बहुत कहेंगे सागर की बहुत ऊंची लंबी लहरें होती हैं और ये लहरें क्या होता है जब सुनामी तब उत्पन्न होता है जब भूकंप आता है महासागरों में। जब भूकंप की स्थिति बनती है महासागरों में या महासागरीय जो क्रस्ट है उसमें टकराहट की वजह से टकराव की वजह से जब बहुत तरंगे वहां पे जनरेट होती हैं भूकंपीय तरंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो सागर है सागर का जल में भी बहुत लंबी लंबी तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो तरंगे ही क्या होती हैं कि तट के समीप आने पे उनकी लंबाई और भी बड़ी हो जाती है और ऊंची हो जाती है और वही तेजी के साथ आकर के तटों से टकराते हैं तो उसी रूप को हम कहते हैं सुनामी। और इससे जितने भी तटवर्ती आवास है निवास है वनस्पतियां हैं आधारभूत संरचनाएं हैं सबको बहुत क्षति पहुंचाता है सबका बहुत बड़े पैमाने पे विनाश कर देता है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सागरीय क्रस्ट में उत्पन्न होने वाला भूकंप। आगे हम ये तथ्य देख लेते हैं और प्रवाल दिया है कि प्रवाल क्या होता है। देखिए प्रवाल होते हैं ये छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है यानी एक छोटा सा समुद्री जीव होता है जिसे हम पालिप कहते हैं और यही जब मर जाते हैं मरने के बाद जो इनके अवशेष बचते हैं उसी अवशेषों या कंकाल के अवशेष से वो निर्माण होता है उस जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवाल कहते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि जब जीवित पालिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पालिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हमें प्रवाल द्वीपों का यानी वही इकट्ठा होते होते एक द्वीप नुमा आकृति ले लेते हैं। तो प्रवालों के मरने से उनके अवशेष से जिस संरचना का निर्माण होता है जिस द्वीप का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रवाल द्वीप। आइए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं भारत के द्वीप समूह के बारे में कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। देखिए भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप समूह जो कि हमें अरब सागर में देखने को मिलेगा इसकी स्थिति। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है और एक है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में हमें बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये मुख्य तथ्य है इसको ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप है अरब सागर में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। देखिए जो हम सुनामी अभी ऊपर पढ़े हैं तो भारत में अभी 2004 में सुनामी देखी गई है। इस सुनामी से बहुत जन धन की हानि हुई थी। भारत के तटवर्ती व मुख्यतः जो दक्षिण पूर्वी तट है इसको बहुत अधिक प्रभावित किया था 2004 की सुनामी ने। आइए इसकी हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री या हिमांचल? तो अभी हम पढ़े ऊपर इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। देखिए सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली या पश्चिमी घाट या हिमाद्री? तो इसे हम जानते हैं पश्चिमी घाट या पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं या सह्याद्री को कहेंगे पश्चिमी घाट के नाम से। नेक्स्ट है कि पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा मालदीव वो जो 3 दिया है। तो इसमें जो है पाक जल संधि हमें श्रीलंका व भारत तथा श्रीलंका के बीच देखने को मिल जाएगा। आगे है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह व मालदीव समूह। तो अरब सागर में पूछ रहा है तो अरब सागर में हमें देखने को मिल जाएगा कौन सा द्वीप समूह? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। अरब सागर में तो मालदीव भी स्थित है लेकिन ये क्या पूछा है? भारतीय द्वीप समूह कौन सा है जो सागर में स्थित है? भारतीय द्वीप समूह। तो भारतीय द्वीप समूह है लक्षद्वीप जो है ये भारतीय द्वीप समूह है। आगे है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसमें देखिए दिया है अरावली, फिर पश्चिमी घाट व हिमालय। तो जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।